सर औरंगजेब और शाहजहां, हालांकि शाहजहां ने तो गलत किया ही था एंड में औरंगजेब के साथ, उन दोनों में से कौन ज़्यादा बढ़िया है? नहीं, बढ़िया बढ़िया तो कोई बात नहीं है। देखिए, औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी तो हर एक ही ने उसकी आलोचना की है। और जाहिर है कि उसने मंदिर डिस्ट्रॉय किए, लेकिन ये भी सही नहीं है कि हज़ारों मंदिर डिस्ट्रॉय किए। मथुरा में तो केशव राय का ज़रूर हेलो डिस्ट्रॉय वंस किया। अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। बेसिकली इतना कोई खुशनसीब पत्रकार नहीं होता कि सर के साथ उन्हें बार बार टाइम मिल जाए, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे दोबारा बहुत जल्द सर के साथ टाइम मिला है। और जो आज का टॉपिक है, हम सर से जानेंगे, इरफान हबीब सर से, कि आज का जो टॉपिक है एंशियन हिस्ट्री को लेकर आजकल जो बात चल रही है, तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? आजकल टीवी डिबेट्स में भी एंशियन हिस्ट्री को लेकर बात होती है। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज स्पीक। हाँ, हिंदी में बोलिए। हाँ सर। देखिए, ऐसा है कि इतिहास में वो सब चीज़ें आती हैं जो पहले गुजरी हैं, और इतिहास का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ राजाओं की, बादशाहों की का इतिहास होता था। अब लोग कैसे रहते थे, उनमें खाने पीने का क्या उनके लिए इंतज़ाम था, गुर्बत कितनी थी, ये सब चीज़ें अब इतिहास का हिस्सा हो गई हैं। तो यहाँ कोशिश बराबर होती रही आज़ादी के बाद कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसके इतिहास पे देखा जाए। और इसमें ज़ाहिर है, जब आप जनता का देश के इतिहास पर गौर करते हैं, वो कैसे रहते थे, टेक्नोलॉजी उनकी क्या थी, जातिवाद कैसे थे, हाँ, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। और ये सेक्युलर साइंसेस भी आती हैं, फ़िलासफ़ी हुई, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट इतिहास का बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। इसमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम जो इस वक्त समझते हैं कि कौम या नेशन या देश का कॉन्सेप्ट है, वो उस ज़माने में नहीं था। कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें ऐसे बादशाह और राजा नहीं हुए जो दूसरे मुल्कों के थे। इंग्लैंड को ले लीजिए, 500-600 साल तक इनकी ज़बान फ्रांसीसी रही, फ्रेंच रही। फ्रेंच ख़ानदान था, नॉर्मंडी के लोग थे, वो आपस उनकी हुकूमत थी। लेकिन किसी अंग्रेज़ हिस्टोरियन को ये नहीं ख्याल आता कि हम उस ज़माने को इतिहास से निकाल दें, कि भाई बाहर वालों का हिम्मत है। चीन को ये ख्याल नहीं आता कि हम युआन डिनेस्टी और मांचू डिनेस्टी को निकाल दें। जो हमारे यहाँ चला है कि हम कोई बाहर के आए, वो बाहर से यहाँ आए और यहाँ बादशाह हो गए, तो उनको हम फॉरेनर समझते हैं। ये समझ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल की तरह एक मुस्लिम रूल भी था, क्योंकि वहाँ के यहाँ के बादशाह जो ज़्यादा थे वो फ़ारसी लिखते थे। और उसमें क्या, बादशाहों का क्या, आम तौर से लोग, चाहे बड़े बड़े ब्राह्मण स्कॉलर्स हुए हैं फ़ारसी की सबसे बड़ी डिक्शनरी बहार अजम टेकचंद बहार की है, 1739 की। तो उसको हम ये समझते हैं कि वो फॉरेनर्स रूल थे। हालांकि वो फॉरेनर्स नहीं थे, कोई रुपया बाहर नहीं भेजते थे, दिल्ली और आगरा से ही हुकूमत करते थे। तो ये जो अब कॉन्सेप्ट ख़ास तौर से बीजेपी फैला रही है, और पहले भी इन्होंने कोशिश की थी और अब भी, कि 1000 साल तक फॉरेनर्स ने हम पे हुकूमत की है, बिल्कुल ही झूठ है। अंग्रेज़ों से पहले कोई कभी हिंदुस्तान की कोई वेल्थ बाहर नहीं गई हिंदुस्तान से। जो लोग थे वो यहीं हाकिम थे, यहीं ख़र्च करते थे। सर एक सवाल आ रहा है, इंटरप्ट करूंगा सर आपको, हाँ, कि सर आजकल टीवी डिबेट्स में देखता हूँ एंशियंट हिस्ट्री को लेके बड़े मतभेद रहते हैं। कोई जो डिबेटर है वो कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था, कोई कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था। तो सर आप इससे कितना साक्ष्य नहीं रखते नहीं, हैं? ऐसा है कि एंशंट हिस्ट्री बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन यह है कि जो इस्टेब्लिश की गई है वो इंस्क्रिप्शंस वगैरह की बेसिस पे की गई है, कॉइन्स की बेसिस पे की गई है। आरजी भंडारकर की बहुत मशहूर किताब है जो हम लोग सब पढ़ा करते थे, 1919 की, ए पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि ये एक इतिहास तो हुआ, अशोक है, अशोक के कदमे हैं। अशोक से पहले राइटिंग थी ही नहीं हिंदुस्तान में। तो
जो चीज़ें थी वो वेद वगैरह वो मेमोरी से कैरी करती थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कब से लिटरेचर की डेटिंग बहुत मुश्किल हो गई है। बहरहाल फिर भी कोशिश की गई है, अब तो कंप्यूटराइजेशन का भी इस्तेमाल हुआ है, संस्कृत में जैसे चेंजेस हुए तो डेटिंग हुई है। अब ये कोशिश करना कि रामायण और महाभारत इतिहास का जुज़ हैं, ये तो वैसे ही है जैसे कोई ईसाई, यहूदी ईसाई या मुसलमान कहे कि जो प्रॉफिट्स हैं वो हिस्ट्री में आएंगे, आदम जो थे वो हज़रत आदम जो थे वो हिस्ट्री में आएंगे। वो नहीं हो सकता। वो चाहे आप इस्लामिक रिलीजियस हिस्ट्री हो, चाहे वो रामायण और महाभारत हो, वो इतिहास का जुज़ नहीं हो सकते। तो हम तो देखते हैं कैसे लेजेंड रामायण की डेवलप हुई। तो इनको हिस्ट्री बनाना या ये कहना कि आर्या हिंदुस्तान से गए थे, भाई आर्या कोई कौम थोड़ी थी, वो तो एक ज़बानें बोलते थे और लफ्ज़ ईरान भी उसी से निकला है। ईरान प्लूरल है ईर का, जिसका मतलब है आर्या। तो ईरानी भी रिस्पेक्टेबल लोगों को आर्या कहते थे, उसका मतलब कोई कौम नहीं था। लेकिन अब जो यूजीसी ने सिलेबस बनाया है उसमें बिल्कुल नाजी जर्मन्स की तरह लिखा है कि हिंदुस्तान से आर्या बाहर गए थे। गोया ये कोई बहुत ही मूँछों पे ताव देने की बात है कि आर्या बाहर गए थे। सर एक सवाल और आता है सर, बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा सर आपको कि सर आजकल अगर डिफ़र किया जाए, आजकल मुगल बादशाहों को लेके भी बहुत बहस होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी बादशाह का। सर आपके हिसाब से कौन सा बादशाह ठीक था और कौन सा गलत था, जिसे हिंदुस्तान के लोगों को फॉलो करना चाहिए, सभी कम्युनिटी को? ठीक और उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछते अभी 50 साल पहले, तो वो अशोक और अकबर का नाम लेता। हमारे हिस्ट्री में ये दो फिगर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आप आरएसएस के इतिहास में इन दोनों का नाम नहीं देखते। अशोक का भी यूं ही जिक्र आता है। अशोक का जो धर्म है उसमें कास्ट सिस्टम नहीं है, कहीं वो नहीं कहता कि आप जो है वो कास्ट सिस्टम पर अमल कीजिए। कितनी बड़ी बात है इसकी। और हर धर्म के साथ आप को ठीक ट्रीट कीजिए। ये ज़रूर है कि उसके पास कोई रिलीजियन का के लिए नज़्म नहीं था, लफ्ज़ नहीं था, लेकिन बहरहाल वो कह ये रहा था कि जो भी व्यूज़ हों उन सब को आपको, चाहे ब्राह्मण हो चाहे श्रमण हो, सबको ठीक से रहना चाहिए। श्रमण का मतलब बुद्धिस्ट। तो अशोक ने हमारे लिए बहुत मैसेजेस छोड़े हैं। यही अकबर का है। अकबर ने इतनी कोशिश की कि सब मज़हबों को अपने साथ लें। सर औरंगजेब और शाहजहाँ, हालांकि शाहजहाँ ने तो गलत किया ही था एंड में औरंगजेब के साथ, उन दोनों में से कौन ज़्यादा बढ़िया है? नहीं, बढ़िया तो कोई बात नहीं है। देखिए, औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी तो हर एक ही ने उसकी आलोचना की है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस ज़माने में एक ख़त सर्कुलेट हुआ था, इसने जब जजिया लगाया था उसके ख़िलाफ़, फ़ारसी में, जो अक्सर शिवाजी को मंसूब किया जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि आपको अकबर की जो जगत गुरु थे उनकी पॉलिसी आपको करना चाहिए। तो उसी ज़माने में इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था औरंगज़ेब का। हाँ, तो और ज़ाहिर है कि उसने मंदिर डिस्ट्रॉय किए, लेकिन ये भी सही नहीं है कि हज़ारों मंदिर डिस्ट्रॉय किए। मथुरा में तो केशव राय का ज़रूर डिस्ट्रॉय किया उसने, लेकिन बाकी मंदिरों की ग्रांट्स जारी रखी। गोविंद देव वगैरह सब मंदिर बाकी रहे। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि बैलेंस हमको रखना चाहिए। उसकी आलोचना भी करना चाहिए, इसी के साथ ये भी हमको याद रखना चाहिए कि उसने बहुत सी मंदिरों की ग्रांट्स भी रखी। सर औरंगजेब क्या हिंदुस्तानियों के आइडियल मानना चाहिए या नहीं? नहीं, किसी मुग़ल बादशाह को आइडियल तो किसी का नहीं मानना चाहिए। आइडियल किसी शख्स को किसी का नहीं मानना चाहिए। ज़माना बदलता है। डेमोक्रेसी नहीं थी उस ज़माने में। न राजाओं में डेमोक्रेसी थी, न मुग़ल बादशाह में डेमोक्रेसी थी। और बहरहाल ये भी फैक्ट है कि ज़्यादातर राजपूत रूलर्स जो थे वो औरंगज़ेब के साथ रहे। एक लड़ाई ज़रूर हुई 1680 में, फिर सुलह हो गई। तो दोनों चीज़ें मौजूद थी। बैलेंस बना के चलना चाहिए सर।
नहीं, हमें तो ये देखना चाहिए भाई, आम लोगों की भी तो तारीख होती है, सिर्फ भाषाओं की नहीं होती है। टेक्नोलॉजी भी तो हमें देखना चाहिए, हमें कास्ट सिस्टम भी तो देखना चाहिए, आम लोग कैसे रहते थे ये भी तो देखना चाहिए। सेक्युलर साइंसेस में क्या हुआ वो देखना चाहिए। अगर बस फ़ारसी को इसलिए निकाल दें कि वो बाहर की ज़बान है, उसमें इतने, चाहे हिंदुओं ने और मुसलमानों ने इतने इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हों, उसे आप भूल जाइए, ये कैसे हो सवाल और सकता उभर के आ रहा है कि सर आजकल देखें जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई है। गई। आपकी एंशंट इंडिया, सतीश चंद्र साहब की मिडिएवल इंडिया, बिपिन चंद्र की मॉडर्न इंडिया थी, उसको पिछली सरकार जब आई इनकी बीजेपी की, तो उसने उन टेक्स्ट बुक को हटा दिया, जो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स थी, और जो इतिहास का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है कि आम लोगों की ज़िंदगी भी उसमें होना चाहिए, कल्चर आना चाहिए, जो क्लासेस होती हैं उनकी स्टडी होना चाहिए, तो वो सब उनमें मौजूद थी। उसके बाद इन्होंने 3 लिखी जो नहायत ही ख़राब टेक्स्ट बुक्स थी, जिसके एग्ज़ाम्पल ये थी कि गांधी जी का मर्डर ही उसमें नहीं आया किताब में, और बहुत गलतियां थी जो मॉडर्न इंडिया की थी। एंशंट इंडिया भी में भी बहुत गलतियां थी। ऋग्वेद को 5000 BC में बता दिया, जो कोई डेटिंग उसकी 1500 BC से ज़्यादा नहीं होती है। इंडस कल्चर को आर्यन बताया गया। अब वही चीज़ वापस आ रही है, और जो UGC ने BA का सिलेबस बनाया है वो बहुत ही ख़तरनाक है। गोया आर्यन रेस थ्योरी आएगी, कोई रेस थोड़ा ही होती है जिसमें कोई ख़ास बात हो आर्या के, आर्या रेस में कोई 4 चांद लगे हुए थे। भाई वो तो एक इंडो ईरानियन ज़बान थी। आर्या का मतलब संस्कृत में भी रिस्पेक्टेबल था, और ईरानी में जो अलाइड लैंग्वेज है उसमें एरिया का भी मतलब रिस्पेक्टेबल था। उसका कोई मतलब ये नहीं था कि किसी कौम का हो। आम तौर से जो 3 हायर कास्ट हैं उनको आर्या कहते थे हिंदुस्तान में। ईरान में कास्ट सिस्टम नहीं था, वहाँ जो भी मालदार आदमी होता था उसे आर्या कहते थे। रेस का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। अब ये रेस का ले आए हैं बिल्कुल जर्मन्स की तरह, जैसे नाजीज़ कहते थे कि जर्मनी से आर्यंस फैले हैं, वैसे ही हम कहते हैं भारत से फैले हैं। कोई प्रूफ कुछ नहीं, बस कह रहे हैं। फिर जो भी एंशंट इंडिया का लाए हैं, तो ये सब कहना कि साहब एपिक्स को हिस्ट्री माना जाए, ये कैसे हो सकता है। गलत है सर। रामायण और महाभारत इतिहास का है ही नहीं। कभी किसी बड़े हिस्टोरियन ने हिंदुस्तान के उनको बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब, जिनका कहना है कि सोसाइटी में एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, और कोई भी शासक जो है वो आइडल नहीं बन सकता किसी भी सोसाइटी के लिए। वक्त बदलता है, दौर बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। मैं प्रशांत कुल से स्पीकर न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद।